Good morning, everybody. My topic is bowel management. हम अभी ये देखेंगे. Okay. First हम digestive system देखेंगे. Digestive system starts from mouth to anus. Digestive system में क्या-क्या organs है तो mouth, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ये है main organs which includes digestive system. Then digestion का process देखेंगे. हम खाना चीज मुंह में डालेगा तो फर्स्ट चूइंग हम मुंह में सलेवा है उसके साथ मिक्स होके 30 सेकंड से 1 मिनट तक ये प्रोसेस रहेगा. इसके बाद स्वॉलोइंग है. स्वॉलो करने के टाइम ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है. स्टमक पर ये जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस, बाइल सॉल्ट ये चीज है स्टमक में, उसके साथ मिक्स होके 2 to 6 आवर्स में ये उधर रहता है. उस टाइम ग्लूकोज, अल्कोहल ये मेन चीज है, इसका अब्सॉर्प्शन होता है. उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है. उस टाइम उधर से वाटर का अब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, देन आयंस इसका भी अब्सॉर्प्शन होता है. सो 5 to 6 आवर्स लगेगा ये प्रोसेस के लिए. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जाने के टाइम बाकी पानी उधर कुछ फ्लूइड है तो उसका अब्सॉर्प्शन इधर होता है. सो इधर स्टूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. मोशन फॉर्मेशन हो गया तो फिर स्टोरेज भी इधर होता है. इधर 10 आवर्स प्लस सेवरल डेज भी ये मोशन इधर रखता है. हम रेगुलर बेसिस में बाउल मैनेजमेंट मीन्स मोशन पास नहीं करता है तो फिर ये पूरा इधर ही रखे पत्थर के तरफ, क्योंकि एक्सेस वाटर है ना, बाकी फ्लूइड पूरा अब्सॉर्ब करके करके वो बिल्कुल पत्थर के तरफ आएगा, इसलिए हमको कॉन्स्टिपेशन लग रहा है. नेक्स्ट स्टेप है तो ये रेक्टम में जाता है. रेक्टम से एनस, एनस थ्रू मोशन बाहर निकलता है. ये पूरा प्रोसेस के लिए एक मूवमेंट चाहिए. ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये वेव लाइक कंट्रैक्शन है. सो ईसोफेगस से ये वेव के तरफ फूड मटेरियल को कंट्रैक्ट करके करके ये नीचे तक पुश करता है. नेक्स्ट है डिफिकेशन प्रोसेस. मोशन कैसे पास करता है नॉर्मल लोग को, ये हम देखेंगे. असेटोल ये लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है. लार्ज इंटेस्टाइन में मोशन का फॉर्मेशन होता है. उधर थोड़ा डिविजन है, सिग्मोइड, कोलन, वो चीज वो मैंने ज्यादा अंदर नहीं बता रही है. सो मोशन कब तक ये रेक्टम के एरिया तक पहुंचेगा, उस टाइम ऑटोमेटिकली इधर से एक सिग्नल देता है स्पाइनल नर्व में. इधर भी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बहुत काम कर रहा है. सो इधर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है. देन ब्रेन से सिग्नल रेक्टल वॉल को देता है. उस टाइम आगे वाला जगह, ये नंबर लिख रहा है 1 2 3, उस जगह में कंट्रैक्शन होता है. नीचे जगह में रेक्टल वॉल, रेक्टल एरिया का जगह में रिलैक्स करता है, इसलिए वो मोशन पूरा नीचे जाता है. बट ये पत्थर के तरफ है. स्टूल बिल्कुल हार्ड हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा दिन था, फिर ये मोशन अच्छा से पास भी नहीं होता है. उधर पूरा रख के स्लोली स्लोली हमको हेमोरॉइड का प्रॉब्लम नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन करके अच्छा से मोशन पास नहीं करेगा तो ज्यादा दिक्कत भी उस एरिया में होता है. आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है तो फर्स्ट फेज है स्पाइनल शॉक. एक ही बंदा को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ. सो स्टार्टिंग में थोड़ा लोग को 1 ही महीना, थोड़ा लोग को 2 महीना, थोड़ा लोग को 6 महीना तक लगता है ये स्पाइनल शॉक पीरियड. सो उस टाइम ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिल्कुल नहीं आएगा. वो वेव लेग कंट्रैक्शन नहीं है तो जस्ट थिंक कर दीजिए वो फूड पार्टिकल्स वो बिल्कुल नहीं जाता है. जाएगा तो भी उधर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा. थोड़ा जाता है, बीच में रुकता है, अगेन जाता है, बीच में रुकता है, ये प्रॉब्लम उधर होता है. देन स्पीड रेगुलेशन, डाइजेशन का प्रोसेस, अब्सॉर्प्शन का प्रोसेस ये पूरा थोड़ा डिस्टर्ब होता है. इसलिए कंटिन्यूस स्टूल डिस्चार्ज होता है. पूरा एकदम से नहीं आएगा,
थोड़ा थोड़ा मे बी 10 मिनट में एक ही बार, अगेन 10 मिनट में एक ही बार, इसलिए हम डायपर नहीं तो बेड अंडर पैड कुछ चीज से मैनेज करने पड़ेगा। इसके बाद क्रॉनिक इंजुरी, इस फेज में थोड़ा लोगों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वापस होने का चांस है, बट वो भी वीक लगेगा, नहीं तो बहुत स्लो आता है। देन इसलिए स्पीड ऑफ फूड ट्रैवल भी रिडक्शन आएगा, देन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन हार्ड स्टूल, इसका पूरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे। Then level of injury and bowel pattern. According to the level of injury, how will be the bowel pattern? वो हम देखेंगे। The level, if it is upper motor neuron, which means S1 and above, level S1 and above है तो उधर mostly spasticity है, then colon भी बहुत tight आएगा, but इधर हम अच्छा से digital evacuation of bowel, which is D से and enema, ये चीज से हम अच्छा से मैनेज कर सकता है। लोअर मोटर न्यूरॉन इंजुरी, ये है तो थोड़ा लोगों को S1 के नीचे है, इस लेवल में ये रिफ्लेक्स आर्च बोलता है, ये इसका इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि S1 के अबो है तो रिफ्लेक्स आर्च प्रेजेंट है प्लस वो इंडेक्ट है, इधर है तो इसमें दिक्कत आता है, इसलिए हम डी कोशिश करेगा, नहीं तो सपोजिटरी कुछ ना कुछ कोशिश करेगा तो भी वो सक्सेस नहीं आएंगे। देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, हम बाहर जाने के टाइम शायद कुछ बावल एक्सीडेंट का चांस है, नहीं है तो हमेशा हम बेड अंडर पैड में होने चाहिए, बेड में, नहीं है तो डायपर यूज करने चाहिए, खर्चा भी ज्यादा होएगा, ये ज्यादा कुछ दिक्कत होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, वो बावल मैनेजमेंट, उसमें क्या करेगा तो मैंने अभी एक्सप्लेन करेंगे। हम बावल मैनेजमेंट के लिए रेडी है तो देन प्रीवियस डे क्या करेंगे, प्रीवियस मीन्स फर्स्ट कल हम प्लान किया तो आज, नहीं तो कल तक क्या करेंगे ये हम देखेंगे। उसमें डाइटरी मैनेजमेंट है फर्स्ट स्टेप। सो हमारा फ्लूइड इंटेक ज्यादा करने पड़ेगा, देन फाइबर इंटेक, फाइबर में आप लोगों को कॉस्टली फूड के लिए नहीं जाना, सीजनल फ्रूट्स देन सीजनल रॉ वेजिटेबल्स वो मंगा के खा के कोशिश कर दीजिए। सो इसमें क्यूकम्बर, पपाया, कैरेट, ऑरेंज, ये चीज से मेन चीज, इसमें फाइबर्स भी ज्यादा है एंड ये वाला हम खाएंगे तो हमारा स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट आएगा, प्लस बल्कियर ये कंटेंट है तो ज्यादा आएगा, हार्ड मोशन बिल्कुल नहीं आएगा। सो देखिए 3 टाइम्स हमारा रेगुलर फूड है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सो ब्रेकफास्ट 8 बजे हो गया, अदरवाइज 9 बजे हो गया तो एक ही खंडा, 2 खंडा के बाद एक ही कुकुम्बर खाइए। उसके बाद लंच के बाद 2-3 ऑरेंज खाइए, उसके बाद पपीता ट्राई कर दीजिए। सो एवरी डे तीनों मील्स के बीच बीच में कुछ ना कुछ रॉ वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स खाने पड़ेगा, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। थोड़ा दिन के बाद आपको पता चलेगा विच फूड में विच वन इज द बेस्ट वन फॉर मी, ये हम पपीता से अच्छा से हो रहा है, नहीं क्यूकम्बर खाने के बाद मुझे मोशन दिक्कत नहीं हो रहा है, वो थोड़ा दिन आप खा के देखेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इनकेस आप डाइट मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो फिर पाउडर नहीं तो सिरप उसको जा सकता है, उससे भी नहीं हो सकता है तो फिर हम मेडिसिन देखेंगे। सो बावल प्रोग्राम के दिन क्या करेंगे, ये है नेक्स्ट स्टेप। सो हम पहले रेगुलर टाइम, एक टाइम फिक्स करने पड़ेगा, थोड़ा देखेंगे तो स्टूडेंट से, नहीं ये तो काम करने वाला लोग है। सो आपका डेली रूटीन के अकॉर्डिंगली आप टाइम फिक्स कर दीजिए, मॉर्निंग 6 AM और 5:30 AM। सो रेगुलरली एक टाइम फिक्स करके आपने उस टाइम उठाइए। फर्स्ट स्टेप पे ल्यूकवार्म वाटर, आपने गर्म पानी 1 से 2 ग्लास तक पी सकता है, फर्स्ट गर्म पानी पीजिए। देन आप भी बेड में लेफ्ट साइड पोजीशन करके एक बार चेक कर सकता है रेक्टल एरिया में मोशन उधर तक है तो नहीं, उधर तक पहुंच गया तो उस टाइम डी का जरूरत है, सिर्फ उस टाइम सपोजिटरी का जरूरत शायद नहीं पड़ेगा। फिर भी ये चेक करने के बाद आपने सपोजिटरी तैयार करके रख लो,
10 mg का सपोजिटरी फार्मेसी में अवेलेबल है। अडल्ट को हम डलकोलक्स 10 mg देता है। और सपोजिटरी साइड लाइन पोजिशन में आराम से अंदर डाल दीजिए जेली के हेल्प से। उसके बाद बैठने के लिए कोशिश करना। सिटअप पोजीशन में थोड़ा कुछ माइल्ड एक्सरसाइज करने पड़ेगा। देन ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कितने आप पेट को अंदर कर सकता है, अंदर बाहर, तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आएंगे। उसके बाद पेट को मसाज, एब्डोमेन अच्छा से मसाज, वो भी राइट टू लेफ्ट आपने मसाज करने पड़ेगा। ये चीज आपने 20 मिनट्स कर दीजिए। 20 मिनट्स करने के बाद आराम से कमोड व्हीलचेयर में शिफ्ट करने पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद मेन स्टेज डी, डिजिटल इवैक्यूएशन ऑफ बावल। इस टाइम आप अफोर्डेबल है तो ग्लव्स यूज कर दीजिए, नहीं है तो बिना ग्लव्स से भी आप ये प्रोसीजर कर सकता है। सो वी प्रेफर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में जेली डाल के साइड से नहीं है तो आगे से, आपको किस साइड सूट आ रहा है, आपको बैलेंस किस साइड में बना रहे वो देखे आपने उंगली रेक्टम में इंसर्ट करके स्टिमुलेशन करने पड़ेगा। ये है डीई। सो आपने अंदर डालने के टाइम 1 to 1.5 इंचेस तक डाल सकता है। डाल के एक ही बार स्टिमुलेट कर दो, 5-7 मिनट्स वेट कर दीजिए। मोशन हो रहा है तो ओके, अगेन यू कैन डू इट आफ्टर 5-10 मिनट्स। सो 4 बार तक आपने उंगली डाल सकता है। अगेन आप वेट करके वो क्वांटिटी ओके, आपका क्वांटिटी आपको ओके लग रहा है तो ओके यू कैन स्टॉप इट। ये डी करने के टाइम थोड़ा चीज आप ध्यान रखना, फास्ट स्टिमुलेशन बिल्कुल मत करना है। फिर हेमोरॉइड ब्लड वेसल से, छोटा वेसल से, ब्लड वेसल से उसको आपने खराब मत करना। देन आपने डू नॉट ट्राई टू एम्प्टी द स्टूल विथ फिंगर्स बट ओनली स्टिमुलेट। स्टिमुलेशन हमको चाहिए अपनी उंगली डाल के जोर से, उसको खराब मत करना। नेक्स्ट चीज है, आपको एक ही दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन भी नहीं आया, शायद तीसरा दिन में भी नहीं आया है तो प्लीज नेवर गिव अप। आपने ये कंटिन्यू करना है। एटलीस्ट 2 हफ्ता तक ये पूरा स्टेप सुबह सुबह करके देखेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर वो प्रोसीजर के लिए एडजस्ट आएगा। एडजस्ट आने के टाइम ये शायद एक ही हफ्ते के बाद थोड़ा कुछ मोशन उस टाइम में आएगा, देन और थोड़ा आएगा। सो आपने ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, बीच में मत छोड़ना। ये आपको 2 हफ्ता में नहीं है तो 2.5 हफ्ता में आपको सेटल हो गया तो धीरे आपका सपोजिटरी को हाफ कर सकता है। स्टार्टिंग में एडल्ट डोसेज 10 mg है, 2 हफ्ता के बाद आपने 5 mg कर सकता है। उसके बाद डाइट आपने इंक्रीज कर दो, विच मीन्स ओनली रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो आप इंक्रीज करके आपका सपोजिटरी बंद कर दीजिए। बंद करके सिर्फ डी ट्राई करना, आपको डेफिनेटली मोशन पास हो जाएगा। Our aim is to try and avoid the dependency on suppositories. ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैं बता रही है। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में 5 years अभी हो गया। as a rehab nurse, I am talking to you, more than 350 पेशेंट्स को ये बावल मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया। सिर्फ 2 लोगों को ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड आपका ये इंजरी हुआ शायद 15 साल के पहले, शायद 10 साल के पहले, अभी भी बेड में है, बाहर कोई नहीं लेके गया, रीजन बावल एक्सीडेंट। ये है तो प्लीज ध्यान देगा, आपको अभी भी टाइम है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकता है। 15 साल नहीं है तो 6 साल 7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 5 महीना 6 महीना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने डी का इतना स्टेप्स करेगा तो आपको ये बावल मैनेजमेंट बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। प्लीज ट्राई इट।
थैंक यू मिस शोभा। सो आई होप आप लोगों को काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है इस सेशन से, जैसे कि कैसे डी करना है, क्या क्या तरीके हैं, अपने बावल एक्सीडेंट कैसे बचाने हैं, सो दैट आप कभी भी कहीं भी बाहर जाओ तो आपको टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो कि हम कैसे करें क्या करें। आप इजीली मैनेज कीजिएगा अपना बावल सेशन एंड फिर आप जा सकते हैं यहाँ से, मतलब बाहर जहां जाना है आपको आप जा सकते हैं बहुत ही इजीली। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होना है वो होगा मिस परवीन शर्मा से, वो हमारे यहाँ स्टाफ नर्स है। सो वो आपको ब्लैडर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक लेंगे। तो ब्लैडर मैनेजमेंट, जो आप लोगों को लीकेज की तकलीफ होती है, क्या है, कैसे, क्या तकलीफें है, कैसे तकलीफ होती है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ये अभी हमारे इस सेशन में आपको बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा आज का टॉपिक है ब्लैडर मैनेजमेंट। मैं आज आपको बताऊंगी ब्लैडर मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूरिनरी सिस्टम के बारे में। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है, राइट और लेफ्ट, और उसके साथ एक ट्यूब जैसा जो जुड़ा होता है वो होता है हमारा यूरेटर। यूरेटर के नेक्स्ट जो है वो पार्ट है हमारा ब्लैडर। ब्लैडर के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारी यूरेथ्रा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किडनी के बारे में। किडनी है जो उसका मेन फंक्शन है हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर करना। फिल्टर होके जो बाहर निकलता है वो हमारा यूरिन होता है। 24 घंटे में जो किडनी है वो 200 लीटर फ्लूइड है उसको फिल्टर करती है। आगे है ब्लैडर। ब्लैडर है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जो कि 2 मेन रोल प्ले करता है। फर्स्टली क्या है, टेम्परेरी जो स्टोर करके रखता है यूरिन को अप टू 400 टू 600 ml यूरिन, एक नॉर्मल जो हेल्दी अडल्ट होते हैं उनमें। और यूरिन है जो दूसरा उनको बाहर निकालने में मदद करता है। आगे है यूरेटर। यूरेटर है जो एक ट्यूब जैसा होता है जो कि किडनी से यूरिन को कैरी करता है और ब्लैडर में जाके पास करता है। इससे आगे है यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा है वो ब्लैडर से जो स्टोर हुआ होता है यूरिन उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है, जो पेशेंट का शरीर होता है वो एक रेस्ट में होता है और जो ब्लैडर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जो ब्रेन तक मैसेज आता है ब्लैडर से उसका कनेक्शन पूरा टूट जाता है। डिपेंड करता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कौन सी है, उसमें आपका जो ब्लैडर है वो ऑटोमेटिक है जहां ऑटोनॉमस है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। फर्स्ट है ऑटोमेटिक ब्लैडर। सैक्रल सिगामेंट के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके आफ्टर कंप्लीट ट्रांससेक्शन के बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर अपने टोन को लॉस कर देता है। उसकी जो टोन होती है वो खत्म हो जाती है और जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है, यूरिन पास करने का जो रिस्पांस होता है वो फेल हो जाता है पूरी तरह से। और जो यूरिन कंट्रोल करने की शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है। अगर ब्लैडर में थोड़ा सा भी यूरिन हो तो वो थोड़ा थोड़ा करके लीक होता रहता है, लीकेज है जो वो होती रहती है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस ब्लैडर। अगर सेंसरी न्यूरोजेनिक प्रेजेंट है, जो पेशेंट है उसका ब्लैडर फुल होता है बट वो उसमें क्या होता है एबल नहीं होता, उसमें कोई सेंस है जो नहीं होती है। अगर मोटर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, पेशेंट है उसका ब्लैडर भी फुल है, उसको सेंस भी होती है कि ब्लैडर है वो फुल है, बट जो डिस्ट्रोसर मसल है, डिस्ट्रोसर मे नॉट कंट्रैक्ट, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोसर एरफ्लेक्सिया। जो कॉडा एक्ना इंजरी है उसके बाद ये दोनों जो मोटर और सेंसरी जो न्यूरोजेनिक है वो उसका फंक्शन भी इसमें डिसफंक्शन ही रहता है। अगर हम पेशेंट के ब्लैडर से यूरिन को अच्छी तरह से एम्प्टी नहीं करेंगे, उसमें यूरिन का अगर फ्लो रहेगा ब्लैडर में तो ओवरफ्लो हो जाता है ब्लैडर से लेके किडनी तक, और किडनी है जो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और किडनी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी भी तरह से हो जाती है, रोड एक्सीडेंट, गिरने से, तो क्या है यूरिनरी सिस्टम पे इफेक्ट आ जाता है और ब्लैडर का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाता है, ब्लैडर न्यूरोजेनिक हो जाता है।
न्यूरोजेनिक ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो अफेक्ट होता है किसके कारण, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व कॉम्प्लिकेशन की वजह से। अगर कॉम्प्लिकेशन अक्कर होती है तो हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और जो यूरेथ्रा है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी। इससे आगे है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 62%, और बहुत सारी ब्लैडर में वेलोमेट्रिक चेंजेस आ जाते हैं। जो ब्लैडर वॉल की मसल्स होती है उसमें बहुत स्मूथ मसल्स में चेंजेस आ जाता है, यूरेथ्रा की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, रीनल स्टोन हो जाता है, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, क्रोनिक किडनी फेलियर होने के बहुत सारे चांसेस वो हो जाते हैं, और ब्लैडर वॉल का ट्यूमर जो हो जाता है। एम्स क्या है ब्लैडर मैनेजमेंट का? मेन एम है जो हमारे अपर ट्रैक इन्फेक्शन है उसको बचाना, और जो ब्लैडर है उसको ड्रेनेज करना एंड मेंटेन करना यूरिनरी कॉन्टिनेंस को। ट्रीटमेंट है जो वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अवॉइडिंग डिसफंक्शन, लेवल ऑफ इंजरी। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सीआईसी क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन से हम मैनेज कर सकते हैं, आईडीसी इनड्वेलिंग कैथेटराइजेशन से, एसपीसी सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन से, टाइम वॉइडिंग और कॉन्डम ड्रेन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैथेटर। कैथेटर की कौन कौन सी टाइप्स होती है? फॉलिस रबड़ का होता है, सिलिकॉन का फॉलिस होता है, नल कैथेटर, मेडिकेटेड कैथेटर होता है, कॉन्डम कैथेटर होता है, कस्टमाइज्ड कॉन्डम कैथेटर विद सीआईसी ओपनिंग। नेक्स्ट है जी स्पोंटेनियस वॉइडिंग। सबसे पहले नॉर्मल वॉइडिंग के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या है, जब आपका यूरिन है, ब्लैडर फुल होता है यूरिन से, और इसमें जो यूरिन है वो कंट्रोल के अंडर होता है, जो मैसेज है वो जाता है सैक्रल लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को कैरी होता है जो मैसेज है। नेक्स्ट है कॉन्डम कैथेटर। क्या है, जे रबर और सिलिकॉन का बना हुआ होता है जो कि कवर करता है पेनिस को, और उसके साथ ट्यूब अटैच होती है, और ट्यूब के साथ एक कलेक्शन बैग होता है जिसमें यूरिन है आपका कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है जी सीआईसी क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। ये एक सेफ मेथड है और ये रिकमेंड की जाती है 4 to 6 आवरली। टाइम है जो वो प्लान किया जाता है अकॉर्डिंग टू आप कितना फ्लूइड लेते हो, आपके ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है, वेदर कौन सा है, स्लीपिंग पैटर्न आपका कैसा है, जो उस पर डिपेंड करती है, और ट्रेवल और ईटीसी। सीआईसी क्या है, जो एक टेक्निक है जिसको जो पर्सन है वो दिन में कई बार करता है, और जो हेल्प करती है आपके ब्लैडर से यूरिन को एम्प्टी करने में, खाली करने में। क्लीन का मतलब है एज जर्म फ्री एज पॉसिबल। इंटरमिटेंट का मतलब है डन ऑन ए रेगुलर शेड्यूल मेनी टाइम्स अ डे। कैथेटराइजेशन का मतलब है इंसर्शन ए कैथेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सीआईसी करना किन लोगों के लिए जरूरी है? जो लोग खुद से अपना ब्लैडर खाली नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल उनको यूरिन पास नहीं होता है, जहां फिर लोग जो पेशेंट का ब्लैडर है वो लीक करता रहता है, जहां बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, उन लोगों के लिए सीआईसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अच्छे से अपना ब्लैडर है उसमें से यूरिन को खाली नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन और अदर प्रॉब्लम वो पैदा हो सकती है। इन्फेक्शन कैसे पता चलता है? जो पेशेंट है उसके ब्लैडर में थोड़ी थोड़ा करके यूरिन का लीक होता ही रहता है, और पेशेंट है वो फील करता है बर्निंग सेंसेशन, जलन होती रहती है पेशेंट को, और क्या है फीवर आने लगता है, फीवर के बाद क्या है शिवरिंग होने लगती है। ये सारे साइन सिम्टम से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। सीआईसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको हम मतलब नर्सेस है जो वो आपको बताती हैं कैसे कैसे सीआईसी करना है। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। सीआईसी के लिए क्या क्या चाहिए? कैथेटर चाहिए, लुब्रिकेंट जेली चाहिए, सोप एंड वाटर चाहिए, वॉश क्लॉथ चाहिए और वाइप्स, क्लीन ड्राई टॉवल चाहिए, यूरिन कलेक्शन कंटेनर चाहिए, अगर हैंड मिरर चाहिए अगर आपको जरूरत है तो, कैथेटर स्टोरेज कंटेनर और बैग चाहिए, और पानी चाहिए। सीआईसी का मेन प्रोसीजर क्या है? सीआईसी जो मैंने आपको सप्लाईज बताई है उनको सभी को इकट्ठा करके एक जगह पे रखना है जहां आप अच्छे से जाके जल्दी सीआईसी को कर सकते हो। अपने हैंड्स को वॉश करना है सोप एंड वाटर से, एंड मतलब आपके जो फिंगर है उसके नेल कट होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए आपके फिंगर नेल्स। बैठना है टॉयलेट पे जहाँ व्हील चेयर पे जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ आप साइड लाइन पोजीशन में टेढ़े लेट के भी सीआईसी है वो कर सकते हो।
जेली को अप्लाई करना है कैथेटर की टिप से और कवर करना है कैथेटर को जेली से 5 to 8 सेंटीमीटर। और कैथेटर जो जेली ट्यूब होता है उसके अंदर कैथेटर को इंसर्ट नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है, आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं ताकि आप रिलैक्स कर सके मसल्स को। कैथेटर को स्लोली स्लोली इंसर्ट करना है ब्लैडर में और फिर उसके बाद आपका यूरिन है जो वो आने लगता है। आपने वेट करना है जितना टाइम आपका यूरिन पास होता रहता है। जब आपका यूरिन आना बंद हो जाता है ब्लैडर से तो 1 इंच तक आपने कैथेटर को बाहर खींचना है और अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर भी यूरिन पास होता रहता है तो आपने वेट करना है जितना टाइम यूरिन है जो आना अंदर ब्लैडर से बंद नहीं होता है। उसके बाद क्या है, कैथेटर को स्लोली स्लोली रिमूव करना है और फिर प्रॉपर कैथेटर को वॉश करके जो बैग है उसमें रखना है। अपने हैंड को वॉश करना है, अगर आपने ग्लव डाले हुए तो उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट है आईडीसी इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन, लुब्रिकेशन एज सीआईसी। कैथेटर है जो उसको यूरेथ्रा में इंसर्ट करना है ब्लैडर तक और 30 डिग्री के एंगल पे इसको किया जाता है। जब आपका यूरिन का फ्लो आने लगता है उसके बाद बैलून को इन्फ्लेट करना है। आप नॉर्मल सलाइन से स्टरलाइज वाटर से इसको कर सकते हो और उसके बाद चेक करना है कि पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रहा। अगर पेन वगैरह हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो कैथेटर है वो आपके ब्लैडर में नहीं है। रोज आईडीसी है वो उसको क्लीन करना है ताकि आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचाव कर सके। नेक्स्ट है जी एसपीसी सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। नॉर्मली जो कैथेटर होता है उनको इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, बट जो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन होती है उसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है डॉक्टर की हेल्प से। जो आपकी प्यूबिक बोन होती है उससे सर्जिकल होल करके सीधा जो कैथेटर है ब्लैडर में डाला जाता है। और किन लोगों को ये एडवाइस किया जाता है जिन लोगों के जो हाथ है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते सीआईसी, वो पेशेंट खुद सीआईसी नहीं कर पाते, जहां जिनकी यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम होती है, जहां फिर आईडीसी की इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए एसपीसी किया जाता है। एसपीसी का भी सेम डेली केयर करना है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। नेक्स्ट है टाइम वॉइडिंग। जिस पेशेंट जहाँ पर्सन में पार्शियल ब्लैडर होता है वो अपने आप ब्लैडर में यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग मतलब सेट किया जाता है कि कितने टाइम पे यूरिन है उसको पास करना है। बहुत सारा इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस की वजह से कई बार लीकेज हो जाता है आपका यूरिन, बट वो नॉर्मल होता है। आप टाइम टू टाइम यूरिन है जो उसको पास कर सकते हो। थैंक यू।